दोस्तों, क्या आपने भी अपने यहाँ पर तोरी की बेल लगा रखी है और क्या इस तरह उसमें 1-1 फीट से ज़्यादा लंबी तोरियाँ लगी हुई है? अगर नहीं लग रही है तो निसंदेह आज का मेरा वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप बेल देख रहे हैं तोरी की बेल है और आप देख सकते हैं कि इसमें सैकड़ों की तादाद में दोस्तों तोरियाँ लगी हुई है। पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। इन्हें मैं अब ग्रो बैग के में या फिर जैसे सब्जी वाले कैरेट होते हैं, इनके अंदर उगाता हूँ और ये जो आप देख रहे हैं मेरा टेरेस गार्डन है, पूरा सेटअप किया और टेरेस गार्डन के ऊपर छत पे मैं इस तरह का बम्पर उत्पादन कंटिन्यू रूप से दोस्तों लेता हूँ। तोरी नहीं है, तोरी के अलावा और भी मेरे पास काफ़ी तरह की सब्जियाँ लगी हुई, इस वक़्त करीब-करीब 25 प्लस सब्जियाँ लगी हुई। लेकिन आज मैं सिर्फ़ आपसे चर्चा करने वाला हूँ तोरी के बारे में। आप देख सकते हैं तोरी की बेल पूरी ग्रीनरी के साथ है, खूब अच्छे रुख में इसमें मेल और फीमेल दोनों फूल लगातार आए जा रहे हैं और पर परागण वाली जो प्रक्रिया होती है वह भी कंप्लीट हो रही है और साथ में बिग रूप के अंदर दोस्तों तोरियाँ कंटिन्यू रूप से बने जा रही है। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर तोरी की बेल लगा रखी है, चाहे वो गमले में लगा रखी हो, ग्रो बैग में लगा रखी हो, चाहे ज़मीन पे लगा रखी हो, तो उन्हें कुछ एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि तोरी की बेल पहले ग्रोथ ना कर पाती हो, जैसे ग्रोथ करना शुरू करती है तो उसके अंदर क्या समय पर फूल नहीं आते हो और फूल भी आने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक समय पर तोरी को आपने देखा होगा थोड़ी-सी सिकुड़ जाती है, काली हो जाती है या पीली हो जाती है और सड़ गल कर वह नीचे गिर जाती है। और यह सब सड़ना-गलना शुरू होता है इतनी छोटी एज में, जब तो हमारी तोरी इस तरह छोटी एज के अंदर लगी हुई होती है। लेकिन इसके विपरीत आप देख सकते हैं कि मेरे टेरेस गार्डन में तोरी बहुत ज़्यादा लगी है और सभी इसी एज के अंदर भी कितनी हेल्दी है और अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हुए मेरे किचन के लिए भरपूर एक अच्छा उत्पादन कंटिन्यू रूप से दिए जा रही है। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करें, वह तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। सबसे पहली बात जुड़ी हो जाती है दोस्तों तोरी की बेल से इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए। जब हम तोरी के सीड्स को जर्मिनेट करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधा डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगाकर, दूसरा क्या होता है कि सीडलिंग ट्रे के अंदर लगाकर या यूज एंड थ्रो वाले गिलास में लगाकर। दोनों स्थिति के अंदर हमें एक चीज कॉमन करनी पड़ती है जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जब पौधे को हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक बेस्ट सॉइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है। मैं क्या करता हूँ, जो गार्डन की पुरानी सॉइल होती है, पुरानी मिट्टी होती है, उसमें से 50% मिट्टी लेता हूँ। पुरानी मिट्टी के अंदर हमें कभी नहीं लगाना चाहिए होता। इससे क्या लॉस होता है कि पौधा इस तरह गिनरी लेकर आगे नहीं बढ़ पाएगा, इतनी चौड़ी पत्तियां नहीं दिखा पाएगा और पौधा क्या छोटेपन के अंदर ही उसकी डेथ होने की संभावना रहती है जब हम पुरानी मिट्टी में लगाते हैं। पुरानी मिट्टी में इसलिए उसकी डेथ होने की संभावना रहती है कि जो पुरानी फसल रहती है उसके अवशेष रह जाते हैं जड़ के रूप में नीचे, और जब वो डिकम्पोज होना शुरू होते हैं तब तक हम क्या प्लांट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसके साथ। तो जब वो नीचे रूट्स के अंदर जो बाकी बचे अवशेष थे वो डिकम्पोज होना शुरू होते हैं तो मिश्रित गैस बनना शुरू होती है, कभी कई काफी तरह के कीड़े अंदर बनना शुरू होते हैं और हमारे प्लांट की जो रूट्स होती है उसको काफी तरह से डैमेज करने की संभावना बन जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि पौधा कुछ इस तरह के से, जैसे कि आप देखिए मैंने पुरानी मिट्टी के अंदर वो लगाया हुआ है, वो पौधा बिल्कुल दम तोड़ गया है। बाकी ये सब रिफ्रेश मिट्टी, रिचार्ज की हुई मिट्टी के अंदर मैंने लगाया था, कितनी बढ़िया रुख के अंदर देखो बेल आगे बढ़ने लग रही है। वीडियो बनाने का और ये दोनों चीज दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आप भी एक बहुत बेस्ट प्रोडक्शन ले सके। तो ये 50% मैं गार्डन सोल पुरानी लेता हूँ, इसी के साथ ही इसके अंदर 30% के करीब फुली डिकम्पोज जो गोबर की खाद होती है। आप चाहिए उसमें गाय का गोबर ले सकते हैं या भैंस का गोबर, कोई सा भी लीजिए आप। फुली डिकम्पोज गोबर की खाद लीजिए जो कि थोड़ा ब्लैक कलर के अंदर हो जाती है। इसी के साथ ही उसको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर मत डालिए, क्योंकि डायरेक्ट आप डालते हैं तो उसके अंदर हीटिंग पावर होती है। तो उसको एक बार छाया में सुखा लीजिए 2-3 दिन। सूखने के बाद मिट्टी के अंदर मिलाकर फिर पानी डाल के छोड़ दीजिए। जब 5-6 दिन या 7 दिन में जब मिट्टी आपको नॉर्मल ऊपर की भुरभुरी सूखी दिखाई दे तब आप पौध को ट्रांसप्लांट करें। इसी के साथ इसके अंदर मैं 10% के रेशो के अंदर लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कुछ खनिज जैसे भुजा हुआ चूना हो जाता है एंड मुल्तानी मिट्टी हो जाती है, जिप्सम हो जाती है, इस तरह की चीजें मिलाता हूँ ताकि मिट्टी मेरी थोड़ी भुरभुरी बनी रहे और उपजाऊ कंटिन्यू रूप से बनी रहे। साथ में दोस्तों जब हम गमलों के अंदर करते हैं या ग्रो बैग में करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कैरेट है, कैरेट के अंदर मैं करने लग रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्शन मुझे दे रही है, खूब बढ़िया गहरे रुख के अंदर बेल आगे बढ़े जा रही है। तो इसके लिए 10% के रेशो के अंदर मैं इसमें स्टोन डस्ट या रिवर सैंड मिलाता हूँ। इससे ये होता है कि जो रूट्स होती है उसका जाल बहुत तेजी से फैलना शुरू होता है। क्योंकि स्टोन डस्ट या रिवर सैंड मिलाने से क्या होता है कि जब गमले में या ग्रो बैग में या इस तरह के कंटेनर के अंदर जब पानी लगातार बेल को डाला जाता है तो क्या होता है कि मिट्टी धीरे धीरे नीचे टाइट होना शुरू हो जाती है। तो टाइट नहीं होती मिट्टी, क्यों जो होते हैं रिवर सैंड होती है वो उसके मिट्टी कण को आपस में जुड़ने नहीं देती। जब एक भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी बनकर तैयार होती है तो उसमें जो हम बेल लगाते हैं तो बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ करती है, ऑटोमेटिक काफी ब्रांचें आना शुरू होती है। और आप देख सकते हैं मचान विधि को जब हम अपनाते हैं इसके साथ तो खूब अच्छे रूप के अंदर बेल पूरी मचान पे फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब हमारी बेल 50 से 60 दिन की होती है तो कुछ आपको इस तरह की दिखाई देगी, पत्ते खूब ग्रीन होंगे,
खूब चौड़े होंगे और लहराती हुई बेल आगे बढ़ रही होगी। अब इस वक्त हमारी बेल को न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छी मात्रा में चाहिए होता है, तो हमें इस तरह का न्यूट्रिशन देना चाहिए होता है, इस तरह का फर्टिलाइजर देना चाहिए होता है, बेल को प्रोवाइड करना चाहिए होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो। इस तरह के जो फर्टिलाइजर होते हैं हमें अपनी बेल को प्रोवाइड करने चाहिए होते हैं, ताकि अब इसके अंदर क्या हो गया, फूल लाने की क्षमता दिखाने का समय आ जाता है। जब बेल 60 से 70 दिन की होती है तो कुछ इस तरह उसमें फूल आने शुरू हो जाने चाहिए होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं खूब अच्छी तादाद में फीमेल फूल भी आए जा रहे हैं और मेल फूल भी आए जा रहे हैं। अब मेल फूल और फीमेल फूल की पहचान कैसे होती है कि जो फीमेल फूल होता है उसके पीछे आपको देखिए फल लगा दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, और जो मेल फूल होता है वो कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा, उसके पीछे आपको कोई भी फल बना दिखाई नहीं देगा। अब इस वक्त आपके यहाँ पर जो नेचुरल पॉलिनेटर होते हैं जैसे तितली है, भंवरा, मधुमक्खी, उनको आना चाहिए होता है और उनके नेचुरल पॉलिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाहिए होता है। बट कभी कभी देखा होगा आपने कि जो ये फल है यहाँ से काला पीला होकर सड़ के नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसका मेन वजह क्या होता है कि नेचुरल पॉलिनेटर द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं किया जाना। अब हमें करना क्या चाहिए होता है, ये देखिए यहाँ से अपने मेल फूल को आपने ले लेना है और जो फीमेल फूल का स्टिग्मा है उस पर आपने इस मेल फूल को टच कराना है कुछ इस तरीके से। एक बार आपने टच करा देना है, इससे क्या होता है कि जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है वह दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो तोरी का फूल है ये अब अपना पूरा आकार लेगा और पूर्ण रूप से तोरी के अंदर कन्वर्ट होगा। इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं तो हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए होता है। इसके अंदर यह एक बेहतरीन नेचुरल टॉनिक है जो मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है, जड़ों को मजबूत करता है, फफूंदी कीटों से बचाकर पौधे की वृद्धि को तेजी से बढ़ावा देता है, उन्हें हरा भरा और चमकदार बनाता है। साथ ही फूलों और फलों की जो संख्या होती है उनको जल्दी लाने में मदद भी करता है। इसी के साथ फंगस और कीटों के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होती है, जिसे हम इसे पानी मिलाकर अगर इसका छिड़काव करते हैं तो काफ़ी तरह के वायरस से प्लांट को बचाया जा सकता है। जड़ों के आसपास डालने से क्या होता है, पौधे स्वस्थ रहते हैं, पोषक तत्व उनको अच्छे से अवशोषित कर पाते हैं। एक्चुअली दोस्तों इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, जो हमारे पौधों को काफ़ी अच्छे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे पौधे मजबूत बनते हैं। और साथ में ये काफ़ी तरह के जो कीट होती हैं उनको भी दोस्तों दूर भगाता है। एक तरह से कहा जाए तो जड़ों को मजबूत करती है और पौधों को फल फूल जल्दी लाने में मदद करने के साथ साथ एक विकास प्रमोटर का काम करती है, जिसे ग्रोथ प्रमोटर भी कह सकते हैं हम। इसी के साथ ये पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी, उसको भी मजबूत बनाती है। एक्चुअली ये दोस्तों लस्सी आप देख सकते हैं इसके अंदर पूर्ण रूप से झाग आ चुके हैं। ये एक्चुअली 3 दिन पुरानी लस्सी है। अब इसके अंदर मैं एक चीज और मिलाने वाला हूँ। दूसरी चीज मैं इसमें मिलाने वाला हूँ दोस्तों, आप देखिए ये क्या काम करता है कि मिट्टी में जो हानिकारक फफूंदी और जो जड़ गलन की समस्या होनी शुरू हो जाती है उसको रोकता है। क्योंकि अब बारिश का मौसम चल रहा है, क्योंकि बारिश के मौसम में लगातार पानी बरसता रहता है, गमले की मिट्टी या ग्रो बैग की मिट्टी सूखती नहीं है, तो इससे क्या होता है कि रूट गलन की समस्या तेजी से उभर कर सामने आती है। साथ ही निमाटोड लगने की संभावना बनने की संभावना हो जाती है। तो ये क्या काम करता है, जड़ों को जो खाने वाले कीड़े होते हैं, दीमक होती है, मिलीबग होते हैं, नेमाटोड होते हैं, उनको भी कंट्रोल करने को काफी हद तक कंट्रोल करता है। यह मिट्टी को संक्रमण मुक्त बनाकर नई स्वस्थ रूट जड़ों को विकास में मदद करता है। इसकी जो तेज गंध होती है उससे जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, चींटियां होती हैं, वो पौधों के पास नहीं आती। इसी के इसके अलावा जो मिलीबग होता है, जो कि चींटियां मिलीबग का वाहक होती है पौधे तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो मिलीबग एक ऐसा लार्वा छोड़ता है जो चींटियों का भोजन होता है, चींटियां उसे बहुत चाव से खाती है। तो क्या है कि इनके अंडे को चींटियां सुरक्षित रख लेती है और जब पौधे बड़े होते हैं इस तरह के तो उन पर ले जाकर उनको छोड़ती है। तो मिलीबग का सबसे बड़ा वाहक क्या होती है, चींटियां। तो इन चींटियां को भी हम पौधे पे लाने से रोकता है। दो तरीके से हम डालते हैं, एक तो मिट्टी में डालते हैं, दूसरा इसका स्प्रे करते हैं, दोनों को मिलाकर। करना कैसे चाहिए होता है, स्प्रे जब हम करते हैं शाम के वक्त करते हैं, मिट्टी में हम कभी भी डाल सकते हैं, बस थोड़ा धूप नहीं होना चाहिए होता है। अब 3 दिन पुरानी ये लस्सी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं करीब करीब 5 ग्राम के करीब यह मिलाने वाला हूँ। यह है दोस्तों एक्चुअली हींग, जो कि अमूमन हर घर के अंदर ये पाई जाती है। 5 ग्राम बोले तो 1/4 चम्मच से कम ये मैं इसमें डाल दूंगा। और डाल के अभी 24 घंटे और मैंने इसको रखना है। इसको डाल के तुरंत नहीं डालना कि 1-2 घंटे बाद डाल देंगे। इसको डालने के बाद भी 24 घंटे हमने इसको इसके ऐसे में ऐसे ही रखना है। पूरे 24 घंटे हो चुके हैं दोस्तों। अब मुझे करना क्या है, ये 250 ml के करीब लस्सी थी और करीब हमने 5 ग्राम इसमें हींग मिलाई थी। अब इसको मैंने इससे 10 गुना पानी जो 2.5 लीटर पानी के अंदर इसको मिला देना है। अच्छी तरह मिलाकर और प्रति पौधा करीब करीब आधा आधा लीटर पानी मैंने इसमें डाल देना है। ये 5 पौधे के लिए मेरे तैयार हुई है। इस तरह प्रति पौधा मैंने आधा आधा लीटर पानी इसमें डाल देना है। इस घोल को डालने के कुछ दिनों में आप देखते हैं कुछ इस तरह से तोरी की जो बेल है तोरी से भरना शुरू हो चुकी है। देखिए
काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हर जगह आपको तोरी तोरी नजर आएंगी। पूरा प्लांट तोरी से भरना शुरू हो चुका है, अपना आकार भी लेना शुरू कर चुका है कुछ इस तरीके से। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।